सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत करता हूं। 4 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम। क्या है महत्वपूर्ण खबर हमारे आने वाले एग्जाम जैसे IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अग्निपथ सेना भर्ती के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का अपना पहला सवाल है कि किस देश को वासेनार अरेंजमेंट 2023 की अध्यक्षता मिल गई है। आपके सामने ऑप्शंस है इंडिया, चीन, ब्रिटेन या अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने प्यारे भारत को वासेनार अरेंजमेंट 2023 की अध्यक्षता मिली है। ये वासेनार अरेंजमेंट क्या है दोस्तों, हम बता दें। ये एक ऐसा संगठन है, ऐसा एक ग्रुप है जो व्यापार की दृष्टि से जो खतरनाक पदार्थ हैं उनके आयात और निर्यात का एक तरीके से निगरानी रखता है। तो वासेनार अरेंजमेंट, जिसमें 2017 में भारत शामिल हुआ था और भारत जो शामिल हुआ था वो इसका 42वां सदस्य था। और टोटल अभी भी वासेनार अरेंजमेंट में 42 ही मेंबर्स हैं और अंतिम मेंबर्स बना था भारत 2017 में। और भारत को 2017 में शामिल होने के बाद अब 2023 में इसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले ये अध्यक्षता जो थी वो आयरलैंड के पास थी और हाल ही में वियना में सम्मेलन हुआ और वियना के सम्मेलन से भारत के जो मंत्री हैं उनको ये सौंपी गई अध्यक्षता और भारत अब 2023 में वासेनार अरेंजमेंट की भी अध्यक्षता करेगा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 2023 में भारत को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, जिसमें बात करूं मैं G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, SCO की अध्यक्षता करेगा भारत और अब हमने देखा कि वासेनार अरेंजमेंट की भी अध्यक्षता कर रहा है भारत। इससे पहले मैंने कल आपको पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें दिसंबर महीने की अध्यक्षता कर रहा है भारत। जो भारत की यूनाइटेड नेशन में अस्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता को संभाल लिया है। तो भारत को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि G20 2023 की थीम क्या है। जैसा मैंने बताया कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी थीम क्या रखी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए, वसुधैव कुटुंबकम, बी, स्वच्छ पर्यावरण, सी, सतत विकास की ओर या डी, साझा विरासत। इसका सही आंसर है वसुधैव कुटुंबकम। अब ये G20 2023 की थीम रखी गई है और जो कमल का फूल होता है उस पे पृथ्वी को दिखाया गया है, ये लोगो है। और कमल जो है एक तरीके से प्रोग्रेस का प्रतीक होता है, इसलिए इसको बनाया गया है और इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें दोस्तों, G20 20 देशों का एक संगठन है जिसमें नॉर्थ अमेरिका, अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से 3 बड़े देश आते हैं, कनाडा, USA एंड मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 3 देश इसमें आते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। सबसे ऊपर कनाडा मिलता है आपको, उसके नीचे USA और उसके नीचे आपको मैक्सिको मिलता है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। और मैक्सिको की जो मुद्रा है दोस्तों वो है पीसो, जबकि कनाडा एंड अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। आप लोगों को पता होगा कनाडा की राजधानी ओटावा है, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के बारे में आप जानते होंगे, बाइडेन बाबा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका महाद्वीप की, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप से 2 देश आते हैं, एक तो अर्जेंटीना है और दूसरा ब्राजील है। ब्राजील आपको पता होगा कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और अर्जेंटीना जो नीचे आपको यहां तक मिलता है, सबसे नीचे चिली के बगल में है। तो अर्जेंटीना और ब्राजील 2 बड़े देश साउथ अमेरिका महाद्वीप के, ये भी G20 के सदस्य हैं। इसके अलावा अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका का नाम सुना है आपने, ये एकमात्र G20 देशों का सदस्य है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है अफ्रीका महाद्वीप का। और
इसके आगे अगर मैं बात करूं यूरोप महाद्वीप का, तो यूरोप महाद्वीप से बहुत सारे देश आते हैं, जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये वो देश हैं जो यूरोपियन महाद्वीप से आते हैं, यूरोप महाद्वीप से आते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन के अलावा यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली ये अलग हैं, इसको यूरोपियन यूनियन में शामिल मत करना। हालांकि ये तीनों देश यूरोपीय यूनियन के हिस्सा हैं, लेकिन G20 में अपना अलग प्रतिनिधित्व रखते हैं। यूके को आप जानते होंगे कि ब्रिटेन जो ब्रेक्जिट के थ्रू 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। पहले इसमें 28 देश हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम में 27 देश हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात की जाए एशिया महाद्वीप से, तो एशिया महाद्वीप से आपको रसिया, टर्की, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, ये वो देश हैं जो G20 में शामिल है। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। इन्हें याद रखने का सबसे बेहतर फार्मूला आपका ये है कि महाद्वीप को अलग अलग में बांट लीजिए। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें दोस्तों, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, यानी 1999 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा कुसुम योजना किससे संबंधित है। 2019 में पहली बार यह अस्तित्व में आया था, तो अब पुनः यह सुर्खियों में है। आपको बताना है ये किससे संबंधित है। कृषि में सोलर पंप को बढ़ावा देने से, बी बागवानी फसलों की तरक्की करने से, सी महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से, या डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि में सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए, यानी पीएम कुसुम योजना जो है ये सोलर पावर प्लांट लगाता है खेतों में। यदि आप खेतों में सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो ये इससे संबंधित योजना थी जो 2019 में हमारे जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, इस समय नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने शुरू किया था। और पुनः ये सुर्खियों में है क्योंकि अब राजस्थान में इसमें काफ़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई है कि लोग इस योजना को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा स्थापित होगी। आपके सामने ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, या डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी, यानी बापूजी की प्रतिमा स्थापित होगी यूनाइटेड नेशन में, और यह स्थापित होगी 14 दिसंबर को। और आपको पता है कि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, तो उनके सत्य और अहिंसा जो है उन उपदेशों को बढ़ावा देने के लिए, उनको और अच्छे तरीके से आज के जनरेशन में लाने के लिए यूनाइटेड नेशन में 14 दिसंबर को महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और इस प्रतिमा को जिन्होंने डिजाइन किया है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की मूर्ति, आपको पता है नर्मदा नदी के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको डिजाइन किया था राम तुषार जी ने, उन्होंने ही डिजाइन किया महात्मा गांधी की मूर्ति को, और यह स्थापित होगी यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय 193 देश इसके सदस्य हैं, 193। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि सुदर्शन पटनायक का संबंध किससे है। ये भाई साहब सुर्खियों में है, ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पद्मश्री सम्मानित हैं। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एक महान नाम है अपने आप में सुदर्शन पटनायक। तो आपको बताना किससे संबंधित है। ए कथक नृत्य से, बी खेल से, या सी पत्रकारिता, या डी रेत कला से। तो रेत में अपनी कला उकेरने के लिए जाने जाते हैं सुदर्शन पटनायक जी। उड़ीसा से संबंध ये रखते हैं, उड़ीसा राज्य से आते हैं। और हाल ही में आपको पता है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है 2023 में। तो अब भारत ने इसके तहत एक सप्ताह के लिए देश में जो 100 इमारतें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं या सरकार संरक्षित हैं, भारत सरकार के द्वारा संरक्षित की गई है या यूनेस्को के विश्व धरोहर हैं, उन्हें G20 लोगों के साथ जगमग किया गया,
वही सुदर्शन पटनायक जी ने मिट्टी पर यानी रेत पर और G20 का लोगो बनाया, G20 का लोगो बनाया और बनाकर अपनी कला का पुनः प्रदर्शन किया। तो एक महान रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जी का संबंध रेत कला से है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि नई दिल्ली में स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा किया गया, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल है दोस्तों कि डिजी यात्रा किसने लॉन्च की, यानी डिजिटल यात्रा किसने लॉन्च की। आपके सामने ऑप्शंस है, ए अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, बी द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, या डी ज्योति आदित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया जी ने डिजी यात्रा को लॉन्च किया। एक ऐप है, इसमें कागज रहित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है ज्योति आदित्य सिंधिया जी से। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग रखते हैं, पता होगा जो सिंधिया रजवाड़ा था ये उससे संबंध रखते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि मराठा जो थे वो होलकर, सिंधिया जैसे नामों से जाने जाते थे, उसमें जो सिंधिया था उससे बिलोंग करते हैं ज्योति आदित्य सिंधिया जी, और ये देश में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किसे न्यूयॉर्क फिल्म सिटी सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ए करण जौहर, बी रोहित शेट्टी, सी राजा मौली, या डी कमल हसन। कमल हसन एक्टर डायरेक्टर भी हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा मौली। ये इनको RRR जो मूवी आई थी साउथ की उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है न्यूयॉर्क सिटी फिल्म सर्कल में, वहां पे आयोजित किया गया था। और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि RRR को चयनित किया जाएगा, यानी नॉमिनेट किया जाएगा ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो काफी खुशी की बात होगी। राजा मौली को आप जानते होंगे, बाहुबली मूवी आपने भी देखी होगी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि नेहकत जरीन का संबंध किस खेल से है। अपने आप में गर्व से जो सीना चौड़ा कर दे वो नाम है नेहकत जरीन। इनका संबंध किससे आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेहकत जरीन जो तेलंगाना से आती हैं, और तेलंगाना सरकार ने भी घोषणा की है कि इनको 2 करोड़ तक की संपत्ति दी जाएगी तेलंगाना में, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, इसलिए सुर्खियों में थी। तो आपको बताना है नेहकत जरीन का संबंध किससे था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बॉक्सिंग से संबंध था नेहकत जरीन जी का। इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इसमें गोल्ड मेडल जीता था, और ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग रखती हैं जिन्होंने अपने परिवार और अपने समाज से एक तरीके से लड़ झगड़ के बॉक्सिंग में कदम रखा, और इन्होंने हाल ही में बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी अपने नाम किया था। तो नेहकत जरीन जी का संबंध बॉक्सिंग से है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलते चलते मैं दोस्तों बता दूं कि मैंने आपको बताया कि नेहकत जरीन को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। वो उन 25 लोगों का अगर आपको नाम याद रखना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप खेल को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कुश्ती की, तो कुश्ती में रेसलिंग की अगर मैं बात करूं, इसमें किसको किसको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, आप ऐसे बात के याद रख सकते हैं। तो कुश्ती में 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। एक तो अंशु मलिक जी हैं। अंशु मलिक का संबंध किस खेल से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में, तो इनका संबंध कुश्ती से है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। सरिता पुनिया जी, इनका नाम आपने सुना होगा, इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कुश्ती से था। तो रेसलिंग से 2 लोग थे, अंशु मलिक और सरिता पुनिया, जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसके अलावा दोस्त अगर बात करें
इस बार जो चेस है, चेस के लिए यानी इस खेल को भी बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसमें भी अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। और इस बार इसमें अर्जुन अवार्ड दिया गया है आर.बी. प्रज्ञानंद को। इनका नाम सुना होगा। इन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन मार्गन को हराया था। और एक हैं बीपी कुलकर्णी। बीपी कुलकर्णी, तो बीपी कुलकर्णी का संबंध किससे आपसे पूछा जा सकता है, चेस से है। और आर.बी. प्रज्ञानंद को लगभग सभी लोग जानते हैं, इनका संबंध चेस से है। इन दोनों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 में। 3 बड़े नाम जिनको एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। एथलेटिक्स में 3 जिन लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया उनका नाम मैं बता दूं। एक तो है सीमा पुनिया। सीमा पुनिया, सीमा पुनिया जी को एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एल्ड हॉस, इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक बहुत बड़ा नाम है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, अविनाश मुकुंद सावले। अविनाश मुकुंद सावले, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। ये रेस में इन्होंने भारत को पदक दिलाया था और इसलिए काफ़ी बड़ा है, क्योंकि भारत में कई सालों से रेस में कोई पदक नहीं आ रहा था। तो रेस में पहली बार इन्होंने पदक दिलाया और इसलिए इनको भी मिला है अर्जुन अवार्ड। और बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन में हमारे उभरते हुए स्टार खिलाड़ी जो हैं लक्ष्य सेन, उनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एच.एस. प्रणय का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, इन्हें भी बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलते बात दोस्तों शूटिंग की कर लेते हैं। शूटिंग में भी 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक है एलावे निवलास, एलावे या एला बेनी विलास ऐसे कुछ करके नाम है, एना बेनी विलास करके नाम है, इनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड। और एक नाम है ओम प्रकाश मिथरवाल। ओम प्रकाश मिथरवाल जी को भी शूटिंग में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से था। इसको याद रखिएगा, ये शूटिंग से संबंधित हैं और इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है दीपग्रेन इक्का। दीपग्रेन इक्का, ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आप मानते हैं, उसमें हॉकी में दीपग्रेन इक्का जी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इस बार फुटबॉल या क्रिकेट से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। शरद कमल जी को आपको पता है खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जिनको नहीं पता है दोस्तों उन्हें बता दें कि जो अर्जुन अवार्ड है ये काफ़ी पुराना अवार्ड है और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी तो 1961 में हुई थी। इस वर्ष कितने लोगों को दिया गया है तो 25 लोगों को दिया गया है। क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी को यह अवार्ड नहीं दिया गया है। अब हमारा 10वां और आखिरी सवाल है दोस्तों कि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये कौन से खिलाड़ी हैं? क्या इनसे पहले किसी टेबल टेनिस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्योंकि खेल रत्न पुरस्कार खेल के जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे हम पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जानते थे। 1992 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये पुरस्कार जो खेल रत्न दिया जा रहा है शरद कमल जी को, ये कौन से खिलाड़ी हैं, पहले हैं या दूसरे, तीसरे या चौथे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे खिलाड़ी हैं शरद कमल जी, जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा टेबल टेनिस के क्षेत्र में, क्योंकि इससे पहले मनिका बत्रा जी को भी दिया जा चुका था। अभी आपने सुना होगा कि मनिका बत्रा का नाम सुना होगा। मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस की एक महान खिलाड़ी हैं, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है टेबल टेनिस के क्षेत्र में। तो शरद कमल जी दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बात अगर शरद कमल की करें दोस्तों, तो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था आपको पता है ग्लास, और ये कॉमनवेल्थ आयोजित हुआ ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है इसमें शरद कमल जी ने 3 गोल्ड और 1
ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने टोटल 7 गोल्ड जीते हैं, जितने भी राष्ट्रमंडल खेल अब तक हुए हैं, और 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, इतने मेडल जीतने वाले एकमात्र टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल जी, जिन्हें खेल रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चंस आज के हमारे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। साथ ही अपने फैमिली, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने में मदद करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।